अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है बेसिकली दिस इज 34 मई जून 17 क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वेश्चन है। अच्छा, सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। FB5, FB6 and FB7 each contain one anion and one cation. Carry out the following test and record your observations. अच्छा, the test uh, first one is to a 1 centimeter depth of solution in a test tube, add a few drops of aqueous silver nitrate, then add aqueous ammonia. We know one thing, when we are supposed to add silver nitrate, the ions which are suspected may be chloride, bromide or iodide, halide ions. So silver nitrate is used for the identification of halide ions. Aqueous ammonia is for confirmation, like solubility of the ions. As we all know, chloride gives white PPT with silver, which is AgCl, soluble in excess ammonia. Bromide gives cream precipitates with Ag, which is Ag bromide, partially soluble in ammonia. And iodide gives yellow precipitates with silver, which is silver iodide, which is insoluble in ammonia. So let us perform the test and observe and note down the observations. FB5. अच्छा, ये test tubes, these are already rinsed with the distilled water. One centimeter depth of FB5. Let us add silver nitrate in it. A few drops are added. See, what do we obtain? We obtain white precipitates. So it's white PPT followed by aqueous ammonia. So I'm going to add aqueous ammonia in it for the solubility. This is aqueous ammonia. Aqueous ammonia को ऐड करते हैं and let us check the impact. See, white PPT which was formed with silver has been dissolved in ammonia, a clear solution obtained. The next is to be done with FB6. Here I took FB6. I am adding silver in it, silver nitrate, AgNO3. No change. It remained clear. On FB7, the same test. FB7, silver nitrate, स्लाइट वाइट PPT. मेक श्योर जब आपको स्लाइट वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो आप इस टेस्ट को इग्नोर करेंगे. जो इसका वाइट PPT है वो बहुत डेंस होता है, तो स्लाइट को आप हमेशा इग्नोर करना है. अच्छा, अब इसके ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं. सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया तो वाइट PPT dissolved, a clear solution obtained. No change, no change. और चाहे तो उसके अंदर अमोनिया डाल के आप ऐड भी कर लें, लेकिन खास कोई चेंज नहीं आएगा. जब उसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हुई तो हम बोलते हैं कि अमोनिया से भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज विद सिल्वर FB6, नो चेंज विद अमोनिया FB6. अच्छा, इसमें जब हम अमोनिया डाल रहे हैं तो इसमें इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर कोई कैटाइन हो सकता है, क्योंकि हम जब सिल्वर के बाद फॉलो कर रहे हैं
तो हम इस वक्त एनाइन को अपने माइंड में रखते हैं. नो चेंज ऑब्जर्व्ड, नो चेंज ऑब्जर्व्ड. से पहले टेस्ट के रिजल्ट्स को हमने नोट कर लिया. दूसरा पार्ट परफॉर्म करते हैं. टू 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस बेरियम नाइट्रेट. हम जानते हैं बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर सल्फेट एंड सल्फाइड. ओके, इन द क्वेश्चन let me tell you one more thing. Each contains one cation and one anion. तो अगर हमने FB5 के अंदर एक कैटाइन आइडेंटिफाई कर चुके हैं विच इज क्लोराइड, तो FB5 में ये टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. और क्योंकि एक एनाइन आप ऑलरेडी इसके अंदर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो 6 और 7 हमारा कोर है. इसके अंदर मैं परफॉर्म करे बगैर भी लिख सकता हूँ, और चाहे तो परफॉर्म करके तसल्ली कर लीजिए कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. अब मैंने एक अलग से टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर वापस से FB5 डाला. FB5 के अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं. फिर इस बेरियम FB5 में बेरियम डालते हैं. नो चेंज, कोई चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही आयन मौजूद था और वो आयन हम सिल्वर से कंफर्म कर चुके हैं. तो FB5 में नो चेंज. अब FB6 के अंदर हम बेरियम डालेंगे. FB6 1 सेंटीमीटर डेप्थ बेरियम क्लोराइड. Here we obtain white precipitates. बेरियम के साथ में व्हाइट पीपीटी मिल गया. अच्छा, बेरियम से जो व्हाइट पीपीटी मिलेगा आप उसे एसिड में उसका सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे. ये हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कोई सा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज इट कंटेन्स सल्फेट आयन. नाइट्रिक एसिड जस्ट टू चेक द सॉल्युबिलिटी. एक्सेसिव एडिशन मीन 2/3 ऑफ द ट्यूब. और जब हमने इसको ऐड किया तो हमने देखा कि पीपीटी रिमेन इनसॉल्युबल इन FB6. FB7 के साथ परफॉर्म कर लेते हैं. FB7 1 सेंटीमीटर डेप्थ. वी आर एडिंग बेरियम क्लोराइड. बेरियम नो चेंज. बेरियम से कोई चेंज नहीं आया. इसका मतलब FB7 के अंदर ना सल्फेट है और ना सल्फाइट है. तो अब हम इनके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं. इन FB5 आई ऑब्टेन नो चेंज, नो चेंज ऑब्जर्व्ड. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, नो चेंज ऑब्जर्व्ड. बिल्कुल ऐसे FB6 के अंदर व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन्ड. व्हाइट पीपीटी इट वाज इनसॉल्युबल. इसी तरह FB7 के अंदर नो चेंज ऑब्जर्व्ड, नो चेंज ऑब्जर्व्ड. अच्छा जनाब, लास्ट टेस्ट इसका पढ़ते हैं. To a 1 centimeter depth of each solution add a spatula measure of solid sodium carbonate. तो हम 5, 6, 7 तीनों के अंदर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट डालेंगे. FB5 in first tube, FB6 in the second tube, and FB7 in the third tube. इन 3 ट्यूब्स के अंदर मैंने तीनों सॉल्यूशन ले लिए हैं. मुझे मालूम है कि ये एक ऑर्डर में मौजूद है. FB5, FB6, FB7. अब इन तीनों के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालते हैं. ऑब्जर्वेशन देखिएगा जरा. सॉलिड सोडियम कार्बोनेट FB5. Brisk effervescence.
in FB6, brisk effervescence in FB7, brisk effervescence। तो इन तीनों सॉल्यूशन से हमें ब्रिस्क एफोगेसेंस मिला। इसका मतलब इन तीनों में कोई एक ऐसा आयन मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवा चुका है। I'm just washing the tubes and then I will rinse them with the distilled water so that I may have a few more tubes. टेस्ट ट्यूब वॉश करने के बाद इनको रिंस करना बहुत ज़रूरी है डिस्टिल्ड वाटर से। टेस्ट ट्यूब रिंस नहीं होंगी तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस को या लिक्विड एटलीस्ट कंटेमिनेट हो जाएंगे इसके अंदर। उनको क्लियर करने के लिए वॉशिंग के बाद रिंस करना बहुत ज़रूरी है। वो पुरानी ट्यूब जो मैंने टेस्ट की थी इनको भी मैं वॉश कर लेता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने अपना टाइम सेव बहुत ज़्यादा करना है। ये सारे काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि टाइम कम होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत सारी बनानी होती हैं। और अगर रिंसिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आएंगे। आप किसी अलग से कैटाइन को आइडेंटिफाई कर लेंगे या एनाइन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इधर मैंने तमाम टेस्ट ट्यूब्स को रिंस कर लिया है। द रिंसिंग इज डन। टेस्ट ट्यूब बैग मेरे दोबारा से रेडी है। अच्छा जी, अब इसके ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। मेक श्योर there is a statement written on every question paper where gases are released. They should be identified by a test described in the appropriate place in your observation. हम जानते हैं कि अगर कार्बोनेट हमने ऐड किया तो उससे डेफिनेटली जो गैस रिलीज हुआ होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। लिहाजा उसका टेस्ट भले आप परफॉर्म करें या ना करें लेकिन एटलीस्ट उसको लिखना जरूरी है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस, the gas turned lime water milky। ये सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है कि हम जानते हैं कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा। ब्रिस्क एफर्वेसेंस, the gas turned lime water milky, and the same observation for the last one. Brisk effervescence, the gas turned lime water milky। अच्छा जनाब, इन तीनों का एक ऑब्जर्वेशन था, इन तीनों का एक ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया। अगले टेस्ट पे चलते हैं, देखते हैं हमसे क्या बोला जा रहा है। The next test is what cation is present in FB5, FB6 and FB7। कैटाइन की बात की जा रही है। हम जानते हैं कि एक ऐसा आयन था जिसने कार्बोनेट आयन सोडियम कार्बोनेट के साथ जिसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, तो हम जानते हैं इट इज H पॉजिटिव। कोई एसिडिक आयन मौजूद था जिसने इन तमाम के साथ गैस प्रोड्यूस किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फाइन। थर्ड पार्ट इज सजेस्ट एन अदर टेस्ट दैट यू वुड कैरी आउट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कैटाइन यू आइडेंटिफाइड इन पार्ट 2। क्वालिटेटिव एनालिसिस नोट्स के अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि thiosulfate S2O32-, if you have thiosulfate ion and if you add H positive an acid in it, it slowly turns cream suspension into a cream suspension. Carry out this test on one of the solution and record your observation. Test क्या लिखना है, observation क्या बनेगी।
1 centimeter depth of sample, added a few drops of S2O3 to minus aqueous. It is thiosulfate ion. Thiosulfate ion क्वालिटेटिव एनालिसिस नोट्स के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया, FB5 ले लिया, 5, 6, 7 तीनों में एक ही कॉमन आयन मौजूद है, तो हमने इसके अंदर FB5 ले लिया। FB5 के अंदर यू आर प्रोवाइडेड विद Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, इसके चंद ड्रॉप डाल देते हैं। अच्छा जी, अब ये ड्रॉप डाले। अच्छा, the observation is to be made is a slow reaction, slow इसमें क्रीम प्रेसिपिटेट्स बनता है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या इसके अंदर क्रीम प्रेसिपिटेट्स बन पाता है या नहीं बन पाता। आप क्लियरली देखिए कि ये स्लो कन्वर्ट हो रहा है एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन से। नाउ इट्स फॉर्मिंग क्रीम प्रेसिपिटेट्स, क्रीम सस्पेंशन। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट था H पॉजिटिव आयन का। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या बना, क्रीम PPT प्रोड्यूस्ड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता क्रीम प्रेसिपिटेट इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, ये हमने ऑब्जर्वेशन भी लिख लिया। अच्छा, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई एज फार एज पॉसिबल द एनाइन प्रेजेंट in FB5, 6 and 7. If you are unable to identify the anion from the test you carried out in 1, write unknown। तो हम जानते हैं FB5 के अंदर क्लोराइड था, white PPT insoluble। FB6 के अंदर बेरियम से white PPT आया था, which is insoluble in acid, means sulfate is there। FB7 पे हमने कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, लिहाजा हम नहीं कह सकते कि FB7 में कौन सा एनाइन मौजूद है। तो FB5 के अंदर क्लोराइड आयन हो गया, FB6 के अंदर सल्फेट आयन हो गया, और FB7 में अननोन आयन हो गया। यहां तक चीज क्लियर होगा। For any one anion that you are unable to identify in 4, you are to advise a test or tests that will enable you to identify it. You can assume that it is one of the anion listed in the qualitative analysis notes। अब हम चलते हैं qualitative analysis notes की जानिब। देखिए, दिस वन कार्बोनेट आयन उसके अंदर मौजूद नहीं है। मुझे कैसे पता लगा कि किसी भी एक सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयन नहीं है? इसकी ऑब्जर्वेशन यहां पे देखिएगा जनाब, FB5 में बेरियम के बाद जब आपने एसिड डाला तो इस एसिड ने यहाँ पे कोई पीपीटी कोई किसी किस्म का कोई गैस फॉर्मेशन शो नहीं किया। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल रहा मगर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ, और यहाँ पे भी एसिड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब 5, 6 या 7 किसी एक में भी कार्बोनेट आयन होता तो इस एसिड के साथ उसने इन तीनों में से किसी एक जगह पे एफोवेसेंस प्रोड्यूस करने थे, लिहाजा कार्बोनेट किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है। अगले पार्ट पे चलते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड FB7 में होता तो क्लोराइड के साथ इसे व्हाइट पीपीटी देना चाहिए था, या सल्फेट के साथ इसे ऑफ व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देना चाहिए था। इन दोनों जगहों पे नो चेंज का मतलब ना कोई हैलाइड मौजूद है और ना ही सल्फेट सल्फाइड मौजूद है। तो कार्बोनेट भी नहीं है, हैलाइड भी नहीं है, सल्फेट सल्फाइड भी नहीं है, नाइट्राइट भी नहीं है, बिकॉज वी नो वन थिंग, नाइट्राइट आयन गिव्स अ गैस विच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हमने इसमें एसिड डाला था इस वाले पार्ट में FB5, 6 और 7 में जब हमने एसिड डाला था 5, 6, 7 इन तीनों में एसिड के साथ कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब नाइट्राइट आयन भी नहीं है, कार्बोनेट आयन भी नहीं है, सल्फाइड आयन भी नहीं है और कोई हैलाइड भी नहीं है। तो ले दे के सिर्फ जो आयन रह जाता है दैट इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट? अमोनिया liberated on heating with OH negative and aluminum foil। लेट्स परफॉर्म दिस टेस्ट। सिर्फ एक ही आयन हमारे पास रह गया।
अब हम क्या करते हैं कि FB7 पे अमोनिया गैस का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन्होंने कहा टेस्ट क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ FB7 added equal volume of NaOH aqueous and a little quantity of aluminum solid. Heat the mixture. ये आपका हो गया पूरा टेस्ट। We will perform the test and we will note down the observation. अच्छा जी, FB7 के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है। मैंने FB7 का 1 सेंटीमीटर डेप्थ लिया। FB7 के अंदर इक्वल क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड equal quantity, approximately equal. What I'll do then, इसके ऊपर लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अमोनिया रिलीज होना है। Make sure when you are using litmus paper, there must not be any sodium hydroxide on your hand, otherwise it will turn the damp red litmus blue itself already without any test. अच्छा जी, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एल्यूमिनियम डालना है। ये मैंने एल्यूमिनियम फॉइल के थोड़े से पीसेस लिए हुए हैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल इसके अंदर हम डाल देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आ गया है टेस्ट ट्यूब में। इसे हीट करते हैं मिक्सचर को और डैम्प रेड लिटमस से इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट ट्यूब रेडी है। लिटमस पेपर लिया, इसको डैम्प कर लेंगे। Here I dampen it. I am heating the mixture. Red litmus. जैसे ही वाइब्रेशन फील होती है हमें हाथ के ऊपर टेस्ट ट्यूब में, जब लिक्विड बॉईल होगा उसके अंदर वाइब्रेशन आएंगी तो बेहतर होता है कि उस जगह पे अपनी टेस्ट ट्यूब को हटा लें। अदरवाइज वो तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो मुमकिन होता है कि वो स्प्लैश हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। बेहतर नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब वो लिटमस पेपर से आपके टकरा जाए। अगर लिटमस पेपर से टकरा जाएगा तो लिटमस ऑलरेडी ब्लू हो जाएगा, खुद से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। वो अमोनिया से नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्लू हो जाएगा। You can see a significant change in the paper. It turned blue. क्या? तो ऑब्जर्वेशन हमारी बन गई है। अच्छा जी, तो ऑब्जर्वेशन हमारी बनी, a gas evolved that turned damp red litmus blue. It was the observation. The question is anion present in FB7 is nitrate. See, the work is done. अब चलते हैं जरा अगले पार्ट पे। FB8 is an aqueous solution of a mixture containing 2 anions and
two cations carry out the following test and record your observations to 1 centimeter depth of FB8 in a test tube. Add 1 centimeter depth of dilute hydrochloric acid, then add a few drops of hydrogen peroxide, then add a few drops of starch. ये वाला पार्ट परफॉर्म करते हैं. FB8 लिया. FB8 के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, FB8 के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एफोर्बेसेंस ऑफ अ गैस. इस तरह के जब भी एफोर्बेसेंस आते हैं, हमने आपसे कहा कि ये कार्बोनेट के होंगे. एक बात की तसल्ली कर लीजिए कि अगर आपको फील हो कि बबल्स छोटे हों, तो उसमें से अगर उन बबल्स के प्रोड्यूस होने के बाद टेस्ट ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट ब्राउन हो जाएगा. अगर वो ब्राउन हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, जो एयर में जाकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना. और अगर वो बहुत छोटे बबल्स होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं. थोड़े से बड़े बबल्स होते हैं तो वो कार्बोनेट के होते हैं. गैस रिलीज होगा तो उसका टेस्ट लाजमी लिख दिया कीजिए. अच्छा जी, तो इसका मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा. ब्रिस्क एफोर्बेसेंस of a gas that turned lime water milky. आप चाहे तो इसे परफॉर्म भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टेस्ट इज एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. मैं सिर्फ एक ड्रॉपर अरेंज कर रहा हूँ. कोशिश किया कीजिए कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप जब भी यूज कर रहे हो, थोड़ी सी एहतियात कीजिए. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमारे स्किन को थोड़ा सा मामूली सा इफेक्ट कर सकता है. Here I have taken hydrogen peroxide in a dropper. See, ऑब्जर्वेशन हम बना लेते हैं इसकी. आपको दिखा क्या ऑब्जर्वेशन बनी? कलरलेस सॉल्यूशन टर्न रेड ब्राउन. क्लियर? A red brown solution obtained. डार्क ऑरेंज सॉल्यूशन चलेगा? रेड ब्राउन, ऑरेंज सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड. अगला पार्ट क्या करते हैं? इसके अंदर स्टार्च डालने का बोला जा रहा है. Here is starch. स्टार्च डाला. See, it's blue black PPT. ब्लू ब्लैक सस्पेंशन. स्टार्च डालने से ब्लू ब्लैक सस्पेंशन बना. ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. ब्लू ब्लैक सस्पेंशन ऑब्टेन्ड. हम जानते हैं when we have iodine and we add starch in it, so it forms starch iodo complex which is bluish black in color. So I need your attention here. Say hydrochloric acid, when you add it, we obtain brisk effervescence. It means carbonate ion is there in FB8. There are two anions and two cations. So one of the anion can be carbonate. Then you added hydrogen peroxide in it, red brown solution obtained. This red brown solution, maybe it has been taken from iodide. तो iodide I-1, जब आप उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं तो वो आयोडाइड से आयोडीन बन रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. और उस आयोडीन ऑरेंज कलर का था. जब हमने उसमें स्टार्च डाला तो उसने कंफर्म कर दिया
कि ये ब्लू ब्लैक बन गया, इसका मतलब वो ऑरेंज कलर आयरन 3 की वजह से नहीं था, वो ऑरेंज कलर आयोडीन की वजह से था। ऐसा स्टार्च ने उसे कंफर्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट आयन और आयोडाइड आयन, ये दो आयन FbH के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं इसके अंदर, 2 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ FbH इन अ टेस्ट ट्यूब एट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। FbH का फ्रेश सैंपल लेते हैं। इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी कलर का कोई प्रेसिपिटेट हमें इसके अंदर नहीं मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद। See, still no change. So no change with sodium hydroxide. इसको as it is रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, no change obtained. अच्छा जी, next test is to a 1 centimeter depth of FbH in a test tube, add a 3 centimeter depth of aqueous copper to sulfate, then add 1 centimeter depth of dilute hydrochloric acid, then add aqueous sodium thiosulfate. टेस्ट ट्यूब में FbH लिया, FbH के अंदर कॉपर टू सल्फेट CSO4 कॉपर टू सल्फेट डाला। See? Green suspension obtained. Green suspension, blue suspension, sorry, it's blue suspension. They said 3 centimeter depth, तो थोड़ा डाल लेते हैं। See, initially it turns green, और जब आप इसका होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं yeah, it's green suspension, green suspension. When I added lesser amount, it was blue. When I added as per instructions 3 centimeter depth, green PPT formed. अच्छा जी, अब इसी के अंदर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। Let us add hydrochloric acid in it. See, effervescence. बबल्स को देखिए, इसके अंदर बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है। See, here are the bubbles. Bubble formation. See. तो bubble of a gas. और इस मिक्सचर का कलर भी देख लीजिए बच्चों। HCl डालने से क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर का मिक्सचर था ये ब्राउन सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया, लाइट ब्राउन में, और बबल्स ऑफ अ गैस रिलीज हुए। मैंने कहा ये जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं अगर तो ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर प्रोड्यूस होंगे तो ये ब्राउन हो रहे होंगे, अगर ब्राउन होंगे तो नाइट्राइट आयन, बहुत छोटे बबल्स होंगे तो सल्फेट सल्फाइट, और अगर ये थोड़े से लार्जर इन साइज होंगे तो कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ब्रिस्क एफ्रोवेसेंस of a gas, a brown suspension formed, the gas turned lime water milky. इसे परफॉर्म भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसके साइज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं आयन को तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर थायोसल्फेट ऐड करना है इसी सस्पेंशन में। ये रहा मेरे पास सस्पेंशन, हियर आई हैव सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3, और इस सस्पेंशन में थायोसल्फेट ऐड कर देते हैं
और थायोसल्फेट ऐड करने के बाद मिक्सचर को थोड़ा सा होमोजेनस कर लेते हैं। मिक्सचर में जब भी आप कोई एक केमिकल ऐड किया कीजिए तो उसके क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया करें। सॉल्युबिलिटी वाला कोई इंपैक्ट होता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने उसी सस्पेंशन को थोड़ा सा और कम कर दिया। आई डिस्कार्डेड द पार्ट ऑफ द मिक्सचर एंड आई एड सोडियम थायोसल्फेट इन इट। सी, सोडियम थायोसल्फेट ऐड करने से क्या हुआ, एक क्लियर इंपैक्ट प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह ये है कि हमने पहले सोडियम थायोसल्फेट कम लिया, उस सस्पेंशन का वॉल्यूम ज्यादा था, उस सस्पेंशन का वॉल्यूम कम करें सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए और सोडियम थायोसल्फेट ऐड करें, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। अच्छा, बाय द टाइम आप देखें थोड़ी देर के बाद ये ऑफ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो गया। हम जानते हैं सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया था। सोडियम थायोसल्फेट इससे पहले भी आपने एक पार्ट किया था, अगर आपके इल्म में हो कि यहाँ हमने कहा था कि ऐड थायोसल्फेट in a solution that has H positive ion, so it will form cream PPT slowly। अब यही चीज यहाँ पे कंफर्म हो रहा है बच्चों। आप देखिएगा कि वी हैड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द मिक्सचर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास मौजूद है, उसकी मौजूदगी में थायोसल्फेट आयन डाला जाएगा तो बेसिकली स्लो स्लो अल्टीमेटली इसने क्रीम सस्पेंशन फॉर्म कर दिया। इस चीज को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि अ क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन फर्स्ट, देन क्रीम सस्पेंशन। अब ये बात हमारी मुकम्मल हो चुकी है। पहले वो क्लियर हुआ और उसके बाद वो फाइनली क्रीम सस्पेंशन प्रोड्यूस हो गया। अच्छा जी, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई 2 आयंस प्रेजेंट इन Fe8। अच्छा, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला तो वी हैड नो चेंज। नो चेंज का मतलब आपके पास अमोनियम आयन भी हो सकता है, आपके पास बेरियम और कैल्शियम के अंदर भी हमारा सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि कौन सा आयन मौजूद है, हमने उसका कोई फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किया, लिहाजा हम जो 2 आयंस गारंटीड बोल सकते हैं वो पहला तो ये हो गया कि जब आपने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो इसके अंदर एफोवेसेंस है, इट मींस कार्बोनेट आयन इज देयर। और दूसरा, जब आपने इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जिससे रेड ब्राउन सॉल्यूशन बना, जो कि कंफर्म हुआ ब्लू ब्लैक पीपीटी के साथ कि वो आयोडीन फॉर्मेशन हुआ, लिहाजा कार्बोनेट एंड आयोडाइड, दीज 2 आयंस आर प्रेजेंट इन द सैंपल। Like this. The question is over, 15 marks। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।